गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो बीआरएस से रिलेटेड जल्दी से कुछ छोटे छोटे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स जो हैं और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। बेटा वैसे ब्रॉडली अगर मैं बात करूँ तो बीआरएस में अब ऐसा कोई थ्योरी बची नहीं है। जो आपको डिस्कशन के दौरान मैंने बता दिया ना वही है मेजरली, और कुछ ऐसा नया नहीं है। बट फिर भी मैं कुछ चीज़ें जो आपके सामने हाईलाइट करना चाहता हूँ वो बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो अपने को बीआरएस के बारे में ही बता रखा है कि बीआरएस बनाता कौन है। तो देखो हमेशा ध्यान रखा करो, कस्टमर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग बीआरएस। मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था बीआरएस कौन बनाता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किसको बनाना होता है, कस्टमर। ठीक है, कस्टमर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग बीआरएस। कस्टमर खुद बनाता है। ठीक है, अच्छा फायदा क्या है बीआरएस बनाने का? फायदा सबसे बड़ा तो ये है कि पासबुक कैशबुक जो अलग अलग लेवल पे खड़ी थी, कैशबुक में बैलेंस कुछ और था, पासबुक में कुछ और था, उसका रिकंसिलिएशन हो जाता है, मैचिंग हो जाती है और जो डिफरेंस के कारण है वो पता चल जाते हैं। ठीक है, और इस वजह से अगर किसी चेक में कोई अननेसेसरी डिले कर रहा है बैंक क्लियर करने में, तो हम बैंक जाके बोल सकते हैं भाई बैंक क्या कर रहे हो आप, क्लियर करो इस चेक को, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। मैंने चेक 10 दिन पहले जमा कराया था, आज तक आपने क्लियर नहीं किया। तो ऐसा कोई अनड्यू डिले अगर किसी चेक की क्लियरिंग में होता है तो हम उसे भी डील कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंटेंट जो है हमारा वो कोई गड़बड़ नहीं कर पाएगा। अगर हम कैशबुक पासबुक को मैच नहीं करेंगे, बहुत सालों से बिजनेस चल रहा है, किसी साल हमने कैशबुक पासबुक मैच करने की कोशिश ही नहीं की, तो उससे क्या होता है कि फिर अकाउंटेंट्स के पास मौका रहता है कैश इधर उधर करने का। और इसके अलावा हमारी एक्चुअल और ट्रू पोजीशन पता करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पासबुक और कैशबुक को मिलाया जाए, और पासबुक कैशबुक को मिलाने का काम ही हम यहाँ पे करते हैं बीआरएस में। बीआरएस में कैशबुक पासबुक का कंपैरिजन होता है। कैशबुक पासबुक में डिफरेंस क्यों आ सकता है? टाइमिंग डिफरेंस भी हो सकता है, किसी एरर की वजह से भी डिफरेंस हो सकता है, और कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस भी होती है जो बैंक, जैसे बैंक चार्जेस, बैंक इंटरेस्ट, जो हमारे अकाउंट में डाल तो देता है बैंक, बट उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती है, इसलिए हम उसकी एंट्री नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिनकी वजह से बीआरएस में डिफरेंस आ जाता है। सब आपने पहले देख रखी है। कैसी कैसी ट्रांजैक्शंस है, कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ऐसे ही चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट गेट क्लियर्ड, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। ये कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस के एग्जांपल है जिनकी वजह से कैशबुक और पासबुक में डिफरेंस अराइज हो सकता है। इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस चार्ज बाय बैंक, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। ये ऐसी ट्रांजैक्शंस है बेटा जो पासबुक में आ जाती है बट कैशबुक में इनकी एंट्री नहीं हुई होती है, और इस वजह से कैशबुक पासबुक में आने लगता है डिफरेंस। ऐसी डायरेक्ट पेमेंट्स बाय बैंक। अच्छा, डायरेक्ट पेमेंट से मेरे को एक वर्ड याद आता है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। आप ये इस वर्ड का मतलब जानते हो? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। बैंक की जब आप ऐप खोलोगे ना अपने फोन में, जैसे मान लो किसी बैंक में आपका अकाउंट है और उसमें अगर आप ये ऐप खोलोगे आपके बैंक की, तो एक सेक्शन आता है जहां पे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है। क्या होती है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन? समझना, मान लो मैं चाहता हूं कि मेरे अकाउंट से, मेरे बैंक अकाउंट से हर महीने की 10 तारीख को राम को ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाए 10,000 रुपए। कब ट्रांसफर हो जाए? हर महीने की 10 तारीख को, 10th ऑफ एवरी मंथ। मैं चाहता हूं कि राम को हर महीने की 10 तारीख को ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाए 10,000 रुपए। मतलब मुझे इसके लिए कोई एनईएफटी या कोई ट्रांजैक्शन ना करना पड़े, मैं भूल भी जाऊं तो बैंक ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर दे राम के अकाउंट में
हर महीने की 10 तारीख को। इसे बोलते हैं बेटा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, इसे बोलते हैं हम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि बैंक को हमने इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि भाई बैंक तो ये पर्टिकुलर पेमेंट इस पर्टिकुलर तारीख को इस पर्टिकुलर आदमी को कर देना। तो पेमेंट की तारीख भी तय होती है कि हर महीने की इस तारीख को कर देना, पेमेंट किस आदमी को करना है ये भी तय होता है, और पेमेंट का अमाउंट भी तय होता है। अमाउंट, आदमी और तारीख तीनों चीजें तय होती हैं और बैंक वो ट्रांजैक्शन प्रोसीड कर देता है। इसे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। अब हो क्या जाता है, बैंक को तो हमने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दी, तो बैंक तो हर महीने की 10 तारीख को ट्रांसफर करता रहता है, बट अगर हम इस एंट्री को करना भूल गए अपनी कैश बुक में, तो फिर डिफरेंस आ जाएगा कैश बुक और पासबुक के बीच में। ठीक है, डिफरेंस आ जाएगा बेटा कैश बुक और पासबुक के बीच में। अच्छा, ऐसे ही डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, डायरेक्ट पेमेंट इनटू बैंक बाय अ कस्टमर। बहुत सारे हमारे कस्टमर्स होते हैं जो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसे डाल देते हैं। आजकल जो ये एप्स है, यूपीआई एप्स, यूपीआई का फुल फॉर्म है बेटा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई क्या होता है कि जैसे जो ये फैसिलिटी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स देते हैं, जैसे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, ये सब लोग ये फैसिलिटी देते हैं कि आपके मोबाइल नंबर से आपका बैंक अकाउंट लिंक्ड होता है और उस मोबाइल नंबर के थ्रू वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में पैसे डाल देते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है कि कोई कस्टमर डायरेक्टली बैंक में वॉक इन करके भी आपके पैसे, मतलब जो उसे आपको पेमेंट करना है वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में जमा करवा दे, ऐसा हो सकता है। अब वो कस्टमर ने हमें बोल तो दिया था कि यार पेमेंट डाल दिया है, लेकिन बाई चांस हम एंट्री करना भूल गए, या हो सकता है उस कस्टमर ने बोला ही ना हो पेमेंट डाल दिया, ऐसा बोला ही ना हो, वो बोला कि समझ गया होगा यार कि मैंने डाला है। तो हो सकता है उसने बताया ना हो या बताया हो बट हम एंट्री करना भूल गए हों। इस केस में भी कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, इसके अलावा डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड, ये डिसऑनर तो एक ऐसा केस है बेटा जिसकी वजह से डिफरेंस आता ही आता है। डिसऑनर का मतलब क्या होता है कि बिल जो है वो ड्यू डेट पे क्लियर नहीं हुआ, या चेक भी डिसऑनर हो सकता है, मतलब चेक भी ड्यू डेट पे क्लियर नहीं हुआ। मतलब जब हमने चेक जमा कराया तो सामने वाले के अकाउंट से हमारे अकाउंट में पैसे आने चाहिए थे बट वो पैसे नहीं आ सके, कोई भी रीजन हो सकता है, इसका डिसऑनर बोलते हैं इसे अपन। और डिसऑनर के केस में भी कैश बुक पासबुक में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि पासबुक में तो ये डिसऑनर की एंट्री हो जाती है, कैश बुक में अगर इस एंट्री को हम करना भूल गए तो फिर कैश बुक पासबुक में क्या आ जाएगा, डिफरेंस। बिल कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, बैंक में पैसा आ गया, हमें पता नहीं था, बिल का मतलब यहां पे वही है BR। ठीक है, तो बेटा आपको क्वेश्चंस मैंने करने को बोला था, आप लोगों ने किए इसके क्वेश्चंस? जल्दी से मुझे बताओ, क्वेश्चंस किए हैं कि नहीं किए हैं? बोलो बोलो जल्दी से। कुछ छोटे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को एज अ प्रैक्टिस डिस्कस करा देता हूं। ये MCQs, ये है आपकी बुक के पेज नंबर 3.28। रितिका ने किए हैं बस, बाकी लोग एंजॉय कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बजाय एंजॉय कर रहे हैं। चलो इनके आंसर्स बताओ फिर मुझे, सभी बच्चे मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर्स बताएंगे। मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1, ये है MCQ। क्वेश्चन 1 पढ़ रहा हूं। When the balance as per cash book is the starting point, मतलब कैश बुक जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर्स, कहां दिखाएंगे इसे बताओ जल्दी से। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर्स, कस्टमर्स ने हमारे बैंक में सीधे डिपॉजिट करा दिया। अब इस आइटम का BRS में क्या होगा, प्लस की माइनस? बोलो
चार ऑप्शन है, एडेड, सब्ट्रैक्टेड, नॉट रिक्वायर्ड टू बी एडजस्टेड, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर्स, कस्टमर्स ने डायरेक्टली डिपॉजिट करा दिया अपने बैंक अकाउंट में। बिल्कुल सही है, इसमें इतना क्या सोचना है। पासबुक बढ़ गई ना तो कैश बुक को भी बढ़ा लो, एडेड, बहुत बढ़िया नुपुर, रितिका। नेक्स्ट, अ डेबिट बैलेंस इन डिपॉजिटर्स कैश बुक विल बी शोन एज, कैश बुक का डेबिट बैलेंस, कैश बुक का डेबिट बैलेंस पासबुक का क्या होता है? डेबिट ही होता है कि कुछ और होता है? बताओ। बैंक स्टेटमेंट में कैश बुक का डेबिट बैलेंस कैसे अपीयर होता है? एज ए डेबिट बैलेंस या एज ए क्रेडिट बैलेंस? जल्दी से बताओ। बढ़िया अंतिमा। कैश बुक का डेबिट बैलेंस माना जाता है पॉजिटिव, ऐसे ही पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है तो वो माना जाता है पॉजिटिव। ठीक है, सो राइट, सही है नुपुर, रितिका। क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव माना जाता है। अच्छा, एक आध और बता दो मुझे, देखें। व्हेन बैलेंस एज पर पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, व्हेन बैलेंस एज पर पासबुक, थ्योरी में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। व्हेन बैलेंस एज पर पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक में इंटरेस्ट आया है, पासबुक में इंटरेस्ट आया है, क्या करें इसे? ध्यान रहे पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है, तो बताओ इज इट अ प्लस आइटम और अ माइनस आइटम? एवरीवन, नूपुर बोल रही है माइनस, सही बोल रही है क्या बाकी लोग? सही है, माइनस आइटम है ना। पासबुक में इंटरेस्ट आ गया, अब पासबुक के हिसाब से अपन बना रहे हैं, तो पासबुक को कैश बुक के बराबर लाने के लिए हमें करना होगा माइनस, सब्ट्रैक्ट। अच्छा, अब एक और बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया। अब BRS, अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ, BRS कैसे बनता है? बैंक स्टेटमेंट और बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक से। बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक ही होता है, तो बैंक स्टेटमेंट और कैश कॉलम ऑफ कैश बुक से, या बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक और कैश कॉलम ऑफ कैश बुक से। कौन सा सही जवाब होगा इसमें से? BRS कैसे बनता है? ABC, इतना लिख दो बस तुम तो। BRS बनाने के लिए कौन सी दो चीजें हमें चाहिए? अंतिमा इज सेइंग B, नूपुर इज सेइंग A, मृतिका B। फंस गए तुम। देखो बेटा, BRS में कैश का क्या काम, कैश कॉलम का क्या रोल BRS में? बार बार मैं बोलता हूं कि BRS बनाने के लिए अपने को बैंक कॉलम से ही मतलब है, कैश कॉलम से हमें क्या मतलब? कैश कॉलम से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है? बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक से, और बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक से। हमें पासबुक से मतलब है और बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक से मतलब है, बस यही तो दो जगह है जहां पे बैंक की सारी एंट्रीज है। कैश कॉलम में कोई बैंक की एंट्रियां थोड़ी होती हैं, कैश कॉलम में नहीं होती है। नुपुर वॉज राइट, बाकी लोगों को एक बार देखना पड़ेगा। समझ में आई ये बात? यस और नो, जल्दी से बताओ। यस और नो? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश बुक का क्वेश्चन है बेटा। कैश बुक शोड अ ओवरड्राफ्ट ऑफ 1,50,000 एंड फिर ये बोल रहा है बट द पासबुक मेड अप टू द डेट शोड दैट checks of rupees 10, 5 and 12,500 respectively had not been presented for payment and check of 4,000 paid into account had not been cleared। तो बैलेंस एज पर पासबुक क्या होगा बेटा? BRS बनाना पड़ेगा इसमें छोटा सा, पर्टिकुलर, प्लस आइटम और माइनस आइटम। बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है,
बीआरएस बनाना पड़ेगा छोटा सा। लाओ मुझे बनवाओ जल्दी से। मुझे बताओ कैश बुक में ओवरड्राफ्ट है, कहाँ दिखाऊं इसे, प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? जल्दी जल्दी बोलो ताकि फटाफट फटाफट अपन करते चलें। बिल्कुल ठीक, माइनस आइटम। अच्छा, 3 चेक थे, देखो मैं पढ़ रहा हूं। बट द पासबुक मेड अप टू द डेट showed that checks of 10,000, 5,000 and 12,500 had not been presented for payment. Check issued but not presented. क्या करूं इन तीनों चेक्स का, प्लस या माइनस? तीनों मिला के होते हैं 10, 5 और 12.5। 10, 5, 12.5 ये मिला के हुए 27,500। प्लस आइटम है या माइनस आइटम है? नुपुर सिंह प्लस आइटम, बिल्कुल बढ़िया, सही बोला, प्लस आइटम है बेटा। प्लस आइटम्स में दिखा दो 27,500। भाई कैश बुक में जैसे ही चेक इशू हुआ होगा तो माइनस हो गया होगा, वापस प्लस कर दो, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट है इसमें, ये वाला, चेक पेड इनटू अकाउंट बट नॉट क्लियर्ड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, इसका क्या करेंगे? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, प्लस या माइनस? माइनस, बिल्कुल सही है नौपुर रितिका, माइनस हो जाएगा ये। अब मुझे बता दो इसको टोटल लगा के बैलेंस करके, बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का बैलेंस बताओ फटाफट, बैलेंस एज पर पासबुक 126,500, बिल्कुल सही, 126,500। इज इट क्लियर? यस और नो? तो क्या था क्वेश्चन में? कुछ नहीं था, बस डिटेल दे रखी थी और छोटा सा बीआरएस बनाना था। तो ये क्वेश्चंस तुम लोग खैर वैसे ट्राई कर सकते थे, बट आई डोंट थिंक किए हैं तुम लोगों ने ट्राई। मैंने सैटरडे की क्लास में आपको कहा भी था कि एमसीक्यू करने हैं सारे। When drawing up a BRS, if you start with debit balance as per bank statement, unpresented check should be, देखो समझना, इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, मैंने एक बार आपको टेबल दिखाई थी ना बेटा, उस टेबल पे एक बार अपन चलते हैं। उस टेबल की रेलेवेंस ऐसे क्वेश्चंस में ही है, ये वाली देखो, जब डेबिट बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है कैश बुक का, जब क्रेडिट बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है कैश बुक का, जब क्रेडिट बैलेंस पासबुक का स्टार्टिंग पॉइंट है, या डेबिट बैलेंस पासबुक का स्टार्टिंग पॉइंट है। और इसमें हमने ये समझा था कि देखो क्या होता है कि साइन का फर्क पड़ जाता है। अगर आप वो प्लस माइनस वाला स्टेटमेंट बनाते हैं, मतलब जो जिस तरह का स्टेटमेंट क्वेश्चन यूज करता है, एक ही कॉलम में प्लस और माइनस आइटम्स दिखाने का काम करता है, प्लस आइटम माइनस आइटम के अगर अलग अलग कॉलम नहीं बनाते हो, तो जो आइटम प्लस होता है ना फेवरेबल बैलेंस में, मतलब पॉजिटिव बैलेंस में अगर कोई प्लस आइटम है ना, तो अनफेवरेबल में वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और फेवरेबल में कोई माइनस है तो वो अनफेवरेबल में प्लस हो जाएगा। तो यहाँ जो माइनस है वो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ जो प्लस है वो यहाँ माइनस हो जाएगा। फर्क क्या है इन दोनों कॉलम्स में? दोनों ही कैश बुक को स्टार्टिंग पॉइंट लेके चल रहे हैं, दोनों ही कैश बुक को स्टार्टिंग पॉइंट लेके चल रहे हैं, बट यहाँ पे फेवरेबल बैलेंस है और यहाँ पे अनफेवरेबल बैलेंस है। तो इस फॉर्मेट में क्या है, प्लस माइनस का फिर फर्क पड़ जाता है, क्योंकि एक ही कॉलम है ना, तो उसी में प्लस करना है, उसी में माइनस करना है। अब माइनस के 2,43,000 से शुरू करूंगा और इसमें और माइनस करूंगा, मान लो 17,000, माइनस के 2,43,000 में और माइनस करूंगा अगर मैं 17,000,
तो ये तो माइनस माइनस उल्टा प्लस हो जाएगा ना, 2,60,000 हो जाएगा ना, ये तो मतलब ऐड हो गए ना ये आइटम्स, तो समझ पा रहे हो। तो ये 17,000 है तो माइनस का, बट हो क्या रहा है, प्लस हो रहा है ना, तो वो चीज का फर्क पड़ जाता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि माइनस आइटम प्लस हो जाते हैं इस फॉर्मेट में, अपने फॉर्मेट में नहीं, इस फॉर्मेट में। जो फॉर्मेट बुक ने ज्यादातर क्वेश्चंस में यूज किया है उनमें माइनस आइटम्स जो है वो प्लस हो जाते हैं अगर स्टार्टिंग पॉइंट नेगेटिव बैलेंस हो तो, ठीक है। इसीलिए मैंने तुम्हें शुरू में बताया था कि जो अपन फॉर्मेट यूज कर रहे हैं पर्टिकुलर प्लस आइटम और माइनस आइटम वाला, दैट इज द बेस्ट फॉर्मेट। उसमें इस तरह के माइनस माइनस प्लस या प्लस माइनस माइनस इन सब चीजों का चक्कर नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर नेगेटिव बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है, अनफेवरेबल बैलेंस अगर स्टार्टिंग पॉइंट है, तो सारे साइन उल्टे हो जाते हैं, चाहे क्वेश्चन कैश बुक का ही हो, बट सारे साइन उल्टे हो जाते हैं। जो माइनस था वो प्लस हो जाता है, जो प्लस था वो माइनस हो जाता है, ठीक है। तो बस इसी चीज पे बेस्ड वो क्वेश्चन है। अनफेवरेबल बैलेंस हो तो साइन रिवर्स हो जाता है। अब इसमें क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। अनप्रेजेंटेड चेक क्या होता है, जैसे चेक इशू कर दिया हमने, कैश बुक कम कर ली, कैश बुक कम कर ली, पासबुक कम नहीं हुई, पासबुक कम नहीं हुई। अब पासबुक ही स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये माइनस आइटम है, वैसे तो ये क्या है, एक माइनस आइटम। भाई चेक इशू किया तो कैश बुक कम हो गई, तो पासबुक को भी बराबर लाने के लिए कम करना पड़ेगा क्योंकि पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है। तो डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना, तो इसलिए वैसे तो ये माइनस आइटम है, बट क्योंकि डेबिट बैलेंस है मतलब नेगेटिव बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है ना, तो ये माइनस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर ऐड होगा, ठीक है। तो नॉर्मली अपन अपने वाले फॉर्मेट में से माइनस करते हैं, बट अगर माइनस ही है स्टार्टिंग पॉइंट, ध्यान से वापस मैं चाहे एक एग्जांपल दे देता हूं, तुम कंफ्यूज मत होना इस चीज में। मान लो स्टार्टिंग पॉइंट है, डेबिट बैलेंस है स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब शुरुआत में नेगेटिव बैलेंस है 6 लाख का। अब चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, पासबुक के अकॉर्डिंग ये माइनस आइटम है, तो माइनस आइटम है तो इसमें से माइनस करूंगा ना 2 लाख। एग्जाम्पल ले रहा हूं केवल फिगर्स का। मान लो स्टार्टिंग पॉइंट था बैलेंस एज पर पासबुक 6 लाख, और फिर एक आया अनप्रेजेंटेड चेक 2 लाख, मतलब चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 2 लाख। तो वैसे तो वो माइनस आइटम है, बट क्योंकि ओपनिंग बैलेंस भी माइनस में था और ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो इसका रिजल्ट रहेगा 8 लाख माइनस का, प्लस हो गया ना ये, इसलिए यहां एडेड लिखा जाता है आंसर, ठीक है। तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस इसमें हैं बेटा। अब जल्दी से एक बार आप लोग बता दो, कुछ आप लोगों के डाउट्स हो तो वो ले लेते हैं, नहीं तो फिर आज नए टॉपिक के साथ अपन आगे बढ़ेंगे। क्विकली टेल मी इफ देयर आर एनी डाउट्स। आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स और फिर हम आगे बढ़ेंगे। बताओ, पढ़ाई करना शुरू कर दिया वैसे सबने घर पे? नहीं सर, अभी तो आराम चल रहा है, अभी कहाँ पढ़ाई, अभी तो एग्जाम बहुत दूर है बेटा। सोचने में ही लगते हैं एग्जाम दूर, पता नहीं थोड़े से ही टाइम में एग्जाम सिर पे आ जाते हैं, फिर पढ़ना स्टार्ट कर दो। हाँ सभी करना है, बुक में तो जो है सभी कर लो। एग्जाम में मैंने पेपर दिखाया था आपको फर्स्ट डे, याद है? पहला क्वेश्चन ही इस बार 12 नंबर का ट्रू एंड फॉल्स था, पहला क्वेश्चन ही ट्रू फॉल्स था 12 नंबर का, तो इसलिए करना तो सब कुछ ही है। कोई ऐसी चीज नहीं है अपनी बुक में जो सी इंस्टीट्यूट नहीं पूछता हो। अकाउंट्स के पेपर में जो मैंने आपको फर्स्ट डे दिखाया था जनवरी 2021 का, पहला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स था 12 नंबर का। और अच्छा, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे 12 नंबर का वो क्वेश्चन था, बट उसमें क्या बोला था कि ट्रू फॉल्स भी बताओ और रीजन भी दो। जब ऐसा बोले ना क्वेश्चन, तो तुम एक चीज ध्यान रखा करो, अगर तुम ये रीजन नहीं लिखोगे ना
तो हो सकता है तुम्हें ट्रू या फॉल्स लिखने का भी कोई मार्क ना मिले। तुमने केवल ट्रू लिख दिया या फॉल्स लिख दिया, ट्रू लिख दिया या फॉल्स लिख दिया, बस इतना लिख दिया। तुमने सोचा है रीज़न तो पता नहीं क्या है, तो इस ट्रू फॉल्स को लिखने का तुम्हें कोई नंबर नहीं मिलेगा। ज़्यादातर केसेस में ऐसी गाइडलाइन देता है सीए इंस्टीट्यूट कि कोरा ट्रू या फॉल्स लिखा है ना बच्चे ने तो कुछ मत दो, रीज़न लिखा है तो ही कुछ दो। भाई ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है, इसके बारे में 1-2 लाइन तो लिखे बच्चा। तो हमेशा क्वेश्चन इसी तरह का होता है कि आइडेंटिफाई करो ट्रू है या फॉल्स है, और फिर ये भी आइडेंटिफाई करो कि भाई क्यों ट्रू है या क्यों फॉल्स है। ठीक है, ट्रू फॉल्स आते हैं एग्जाम में, सो यू हैव टू डू दैट। और कोई भी डाउट हो तो यू कैन क्विकली शेयर, अदरवाइज हम एक नेक्स्ट टॉपिक का छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे फिर। आगे बढ़ जाएं? चलो ठीक है। बीआरएस के टेस्ट के लिए तो आपको बोल ही रखा है ना, तो बीआरएस का टेस्ट तो खैर होना ही है कमिंग संडे। चलो फिर शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज अपन एक नया टॉपिक अब लेने जा रहे हैं। ठीक है, टॉपिक जो है ये 11th क्लास में आपने पढ़ा है, टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और टॉपिक का नाम है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ने के 2 फायदे हैं बेटा। एक तो आपका जर्नल के कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे फिर, क्योंकि यहाँ जर्नल एंट्री करनी है, तो जर्नल के कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे रेक्टिफिकेशन करने के बाद। दूसरी चीज, रेक्टिफिकेशन का अपने एग्जाम में श्योर क्वेश्चन है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन ना आया हो एग्जाम में, राइट? सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो लिखना शुरू करते हैं मीनिंग के साथ। थोड़ा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट अपन समझ लेते हैं शुरू में। लिखो मीनिंग। रेक्टिफिकेशन मीन्स, यार पूरा लिख लो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स मीन्स करेक्शन ऑफ errors in accounts correction of errors in accounts। errors या यूं लिख लो इसमें, some errors are identified थोड़ा ये पेन मेरा साथ नहीं दे रहा है तो ध्यान से मैं लिख देता हूं, बट वो प्रकट नहीं होता है। आप लोग ध्यान से सुनते सुनते लिखते जाओ। some errors are identified during the year whereas some errors are realized after the closure of accounts। दोनों का ही करेक्शन सीखना है अपने को। क्या होता है बेटा, एरर हो तो जाता है अकाउंट्स में, एरर होना इज ह्यूमन। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं कि अकाउंट्स में गलती हो गई। अकाउंट्स में गलती हो सकती है, क्योंकि एरर फ्री अकाउंट तो उस कंपनी के भी नहीं होते जिसका 1000 करोड़ टर्नओवर है या 5000 करोड़ टर्नओवर है।
और एरर फ्री अकाउंट्स उसके भी नहीं होते जिसका 5 लाख या 10 लाख टर्नओवर है। एरर फ्री किसी के नहीं होते अकाउंट्स, कुछ ना कुछ तो एरर हो ही जाता है। 5,000 को 50,000 लिख दिया, ये भी एक एरर है। गलत अकाउंट लिख दिया, गलत अमाउंट लिख दिया, गलत साइड में लिख दिया, ये भी एक एरर है। तो ऐसे बहुत तरह के एरर्स अकाउंट्स में होते रहते हैं। एरर होना कोई बड़ी बात नहीं है, बट वो एरर कब करेक्ट होने लगा, कब आपके पकड़ में आया वो एरर। तो इसमें 2 केस हो सकते हैं। एक तो ये कि आपको वो एरर ड्यूरिंग द ईयर ही पकड़ में आ गया था, मतलब जैसे साल चल रहा है आपका, अभी चल रहा है जो साल 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22, ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अभी, ठीक है। अगर कोई एरर मान लो अप्रैल में हुआ, जून में पकड़ में आ गया, या सितंबर में एरर हुआ, नवंबर में पकड़ में आ गया, मतलब ड्यूरिंग द ईयर ही पकड़ में आ गया, उसी साल का एरर था, उसी साल पकड़ में आ गया। तो या तो ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि एरर हमें पकड़ में आया अकाउंट्स क्लोज करने के बाद, मतलब 31 मार्च निकल गई, हमने फाइनल अकाउंट्स बना दिए, हमने अकाउंट्स क्लोज कर दिए, फिर हमें पता चला कि साहब अकाउंट्स में तो क्या है, एरर, अकाउंट्स में कुछ गलतियां रह गई थी। तो ऐसा भी हो सकता है कि क्लोजर ऑफ अकाउंट्स के बाद अपने को उस एरर का पता चले। अच्छा, एरर कैसा कैसा हो सकता है, तो सुनो, टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर समझते चलना बेटा। एरर ब्रॉडली अगर अपन बात करें ना, तो यहां पे एरर है 4 तरह का। चार तरह के एरर्स के बारे में यहां पे अपन पढ़ेंगे। ध्यान से समझते चलना, क्योंकि यही डिस्कशन आपका इस टॉपिक का बेस तैयार करेगा। पहला होता है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन क्या होता है? ओमिशन का मतलब है बेटा कि हम एंट्री करना भूल गए। ओमिशन का क्या मतलब है कि हम एंट्री करना भूल गए। बोले सर भूल कैसे गए, भूल कैसे सकते हैं? अरे भूल जाते हैं यार, तुम भी तो कभी कभी मस्ती करते हुए पढ़ाई करना भूल जाते हो, बस वही मान लो। एरर ऑफ ओमिशन, हम एंट्री करना भूल गए, ठीक है। ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ एरर है। बीआरएस जब अपन बना रहे थे, कितनी एंट्रियां भूल रखी थी उसने। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैंक इंटरेस्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये नॉट रिकॉर्डेड वाली प्रॉब्लम को ही बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। तो ओमिशन का मतलब होता है बेटा कि हम एंट्री को करना भूल गए, अकाउंट्स में बिल्कुल दिखाना ही भूल गए। 2-2 लाइन सबके बारे में लिखवा रहा हूं, बहुत ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा, इसलिए लिखते चलना बस, ठीक है। आई अंडरस्टैंड सबके पास बुक है, बट 2-2 लाइन में सबके बारे में लिखवा रहा हूं, लिखते चलना। इट मीन्स द एंट्री हैज बीन या हैज नॉट बीन entered into the books of accounts। तो इसका मतलब होता है कि एंट्री को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करना भूल गए, ठीक है। तो एंट्री हमने बुक्स में बिल्कुल दिखाई ही नहीं, छूट ही गई हमसे वो एंट्री। दूसरा है अपने सामने एरर ऑफ कमीशन। दूसरा लिखेंगे बेटा यहां पे एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? ये ओमिशन की तरह नहीं है कि हम एंट्री करना भूल गए, हमने एंट्री करी तो है बट वो गलत अमाउंट से कर दी। गलत अमाउंट से मतलब मान लो 547 लिखना था, 754 लिख दिया, मतलब गलत अमाउंट से कर ली, या गलत अकाउंट में कर दी। राम अकाउंट में करना था, श्याम में कर दी। रमेश शर्मा में करना था, रमेश चंद्र में कर दी, मतलब गलत अकाउंट में कर दी, या गलत साइड में कर दी। डेबिट में दिखाना चाहिए था राम के, क्रेडिट में दिखा दिया। तो ये 3 तरह की एरर को एरर ऑफ कमीशन बोला जाता है। देखो मैं लिखवाता हूं। इट मीन्स
द ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर्ड इनटू बुक्स, हैज बीन एंटर्ड इनटू बुक्स but with wrong amount, या तो अमाउंट गलत लिख दी, रॉन्ग अकाउंट, अकाउंट गलत यूज कर लिया, राम का शाम में दिखा दिया, मोहन का सोन में दिखा दिया, या रॉन्ग साइड। मतलब ट्रांजैक्शन की एंट्री तो हुई है बुक्स में, बट उसमें रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट या रॉन्ग साइड, ऐसा एरर हो गया। गलत अमाउंट से कर दी, गलत अकाउंट में कर दी, या गलत साइड में कर दी। गलत अमाउंट से कर दी का मतलब क्या होता है कि हमने 1000 लिखना था 10,000 लिख दिया, 400 लिखना था 40 लिखा। गलत अकाउंट में कर दी मतलब मशीन में करना था फर्नीचर में कर दिया, बिल्डिंग में करना था लैंड में कर दिया, राम में करना था शाम में कर दिया। या फिर रॉन्ग साइड में मतलब किसी अकाउंट को डेबिट करने के बजाय गलती से उसको क्रेडिट कर दिया, डेबिट में पोस्ट करने के बजाय क्रेडिट में पोस्ट कर दिया, क्रेडिट में पोस्ट करने के बजाय डेबिट में पोस्ट कर दिया। इसे बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। इज इट क्लियर? तो ऑमिशन में तो हम एंट्री करना ही भूल गए थे, कमीशन में हमने एंट्री की तो है बट उसमें इस तरह की कोई गलती हमसे हो गई है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब हमने कोई अकाउंट्स का रूल गलत लगा दिया, हमने एक रूल का इंटरप्रिटेशन गलत निकाल दिया, हमने असेट को एक्सपेंस में दिखा दिया गलती से, या एक्सपेंस को असेट में दिखा दिया। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, मैंने मशीन खरीदी 5 लाख की और इसके इंस्टॉलेशन पे खर्च कर दिए 50,000। तो बताओ मुझे मशीन कितने की दिखानी चाहिए बुक्स में, 5 लाख की या 5,50,000 की? बताओ, अकाउंट्स तो पढ़ी है तुमने 2 साल। इस केस में मैं मशीन कितने की दिखाऊं बुक्स में, 5 लाख या 5,50,000? मशीन खरीदी 5 लाख में है, कॉस्ट ऑफ मशीन तो 5 लाख है, बट इंस्टॉलेशन पे मैंने खर्च कर दिए हैं 50,000। ठीक है, चाहे अब इंस्टॉलेशन मान लो, कैरेज मान लो, कुछ भी मान लो, उस पर खर्च कर दिए मैंने 50,000। तो बिल्कुल सही बोला नुपुर, हम यहाँ पे मशीन को दिखाएंगे 5,50,000 की, दोनों फिगर्स को ऐड करके। क्यों? क्योंकि एज पर रूल्स ऑफ अकाउंट्स जब भी कोई असेट हम खरीदते हैं तो उसके पुट टू यूज तक के सारे खर्चे उस असेट में ही जुड़ते हैं। मैं एक अकाउंट्स के छोटे से प्रिंसिपल का एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि भाई जब भी कोई असेट हम खरीदते हैं तो उस असेट से रिलेटेड सारे खर्चे उसी असेट में हम जोड़ते हैं। तो ये तो अकाउंट्स का प्रिंसिपल है कि भाई असेट अगर खरीदा है तो असेट से रिलेटेड सारे खर्चे उसी असेट में जुड़ने चाहिए। अगर आपने नहीं जोड़ा तो फिर आपने कर दिया एरर ऑफ प्रिंसिपल। अगर आपने नहीं जोड़ा तो आपने कर दिया है एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है कि आपने अकाउंट्स का कोई इस तरह का रूल गलत अप्लाई कर दिया। लिखें, जनरली असेट्स या इस तरह की चीजों में ही ये गलतियां हो जाती हैं क्योंकि इनके रिगार्डिंग ही बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस हैं। देखो, लिखो, इट मीन्स some rules of accounting have been wrongly applied. इसका एग्जाम्पल लिख लेना बेटा ताकि ये याद रहे।
एग्जाम्पल, किसी असेट को एज अ एक्सपेंस दिखा दिया या किसी एक्सपेंस को एज अ असेट दिखा दिया। सबसे कॉमनली जो एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है वो यही होता है, असेट से रिलेटेड। हम गलती से समझ नहीं पाते, कई बार असेट को एक्सपेंस में दिखा देते हैं या एक्सपेंस को असेट में दिखा देते हैं। तुम चाहो तो एक और एग्जांपल दे देता हूं जो तुम्हारे पहले भी आ रखा है। हमने मशीन के मशीन खरीदी, या चलो मशीन छोड़ो तुम, तो हमने फर्नीचर खरीदा 15,000 का और फर्नीचर मंगवाने पे कैरेज पे कर दिया 1,000 का। फर्नीचर मंगवाने पे कैरेज पे कर दिया 1,000 का। मुझे बताओ फर्नीचर कितने का दिखाया जाएगा, 15,000 या 16,000? बोलो, सबसे चाहिए मुझे आंसर, ऐसे नहीं कि बस कुछ एक बच्चे आंसर करते रहें। कितने का दिखाऊं मैं फर्नीचर, 15,000 या 16,000? बिल्कुल सर, फर्नीचर 16,000 दिखाओ, क्योंकि पुट टू यूज से पहले के जो भी खर्चे होते हैं सब उस असेट में ही जुड़ जाते हैं, तो 16,000 का फर्नीचर होना चाहिए। बिल्कुल सही बोला बेटा, 16 का होना चाहिए। बट अगर मैंने फर्नीचर दिखाया 15 और ये 1000 दिखा दिया कैरेज में, तो फिर मैंने कर दिया एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि मैंने एक असेट का अमाउंट एक्सपेंस में दिखा दिया। अगर फर्नीचर में से 1000 रुपये में कैरेज अकाउंट में दिखा दूंगा, मैं अगर इसकी ये एंट्री कर दूं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 15,000, कैरेज डेबिट 1,000, टू कैश 16,000, तो बेसिकली मैंने यहां पे कर दिया है एरर। बोले सर क्या एरर हो गया? बेटा फर्नीचर हमने 15 का दिखाया है जबकि 16 दिखाना था, और ये कैरेज का एक जबरदस्ती एक्सपेंस दिखा दिया जबकि वो था ही नहीं। तो यूं समझ लो 1000 रुपये फर्नीचर में जुड़ने चाहिए थे, वो गलती से कैरेज में दिखा दिया, मतलब असेट का एक अमाउंट गलती से एक्सपेंस में दिखा दिया। इसे ही एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं। ये भी एक एग्जाम्पल एरर ऑफ प्रिंसिपल का ही है। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल का क्या मतलब लिखा हमने? इट मीन्स सम रूल्स ऑफ अकाउंटिंग हैव बीन मिसअप्लाइड, मतलब रॉन्गली अप्लाइड। ठीक है, तो अकाउंट्स का कुछ रूल हमने रॉन्गली अप्लाई कर दिया, इसे ही नाम दिया गया है एरर ऑफ प्रिंसिपल। लास्ट और सुन लो, एक कॉम्पनसेटिंग एरर। लिख लो पहले तो मीनिंग। इट मीन्स two or more errors have nullified their effect. दो या उससे ज्यादा एरर तो हुए हैं अकाउंट्स में, बट उन एरर्स ने अपना इफेक्ट क्या कर दिया? नलिफाई, हैव नलिफाइड देयर इफेक्ट। बोले सर कैसे? मान लो मैंने एक पेमेंट किया था राम को, नीचे लिख रहा हूं, मान लो मैंने एक पेमेंट किया था राम को 1500 रुपए का, तो एंट्री बन गई राम अकाउंट डेबिट टू कैश 1500। बट मान लो अगर मैं ये 1500 दिखाने के बजाय 1000 दिखा दूं, तो यही है एक एरर, ये एक एरर हो गया ना। पंद्रह सौ दिखाने के बजाय अगर 1000 दिखा दिया तो ये एक एरर है। एक्चुअल अमाउंट क्या था? 1500, हमने दिखाया केवल 1000, ये एक एरर है। अच्छा, कुछ दिन बाद मैंने एक और पेमेंट किया राम को 1500 का ही, कुछ दिन बाद मैंने एक और पेमेंट किया राम को 1500 का ही। इस बार फिर एक गलती कर दी। हमारा अकाउंटेंट जो है बहुत गलतियां करता है, उसने इस बार क्या किया, इस अमाउंट को 2000 लिख दिया।
तो एंट्री तो ये भी गलत है क्योंकि 1500 से होनी चाहिए थी, 1000 से करी। एंट्री ये भी गलत है, 1500 से होनी चाहिए थी, 2000 से करी। बट अगर मैं अब इस ओवरऑल इफेक्ट को देखूं तो 1500 और 1500 मतलब टोटल 3000 रुपए का पेमेंट होना चाहिए था ना राम को। तो देखो 1000 और 2000 मिला के कितना हो गया, 3000 का पेमेंट हो गया, और राम भी 1000 और 2000 मतलब टोटल 3000 डेबिट हो गया। मतलब मैंने करी तो दो गलत एंट्रियां हैं, बट ओवरऑल उन दोनों एंट्रीज को देखूं तो कुछ भी गलत नहीं है। फिर ओवरऑल उन दोनों गलतियों ने एक दूसरे के एरर को नलिफाई कर दिया। कैसे नलिफाई कर दिया? बोले सर 500 रुपए का पेमेंट इधर कम दिखाया, इधर ज्यादा दिखा दिया, बात बराबर हो गई। ना कैश में गलती है ना राम अकाउंट में गलती है। बिल्कुल बेटा, इसी तरह के एरर्स को नाम दिया गया है कॉम्पनसेटिंग एरर। मतलब देखो मीनिंग पढ़ देता हूं वापस तुम्हारे लिए। इट मीन्स two or more errors have nullified their effects। ठीक है, मतलब ओवरऑल अकाउंट्स में अब कोई गलती नहीं है, वो दो गलतियों ने आपस में एक दूसरे के एरर को कॉम्पनसेट कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड कॉम्पनसेटिंग एरर। तो बेटा ये अपने चार टाइप्स ऑफ एरर हैं: एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल और कॉम्पनसेटिंग एरर। ओमिशन मतलब एंट्री हुई नहीं अकाउंट्स में, करना ही भूल गए। कमीशन मतलब हुई तो है, पता तो था हमें इस ट्रांजैक्शन का, हमने एंट्री भी मारी, बट हमने जिस तरह से एंट्री करी है वो तरीका सही नहीं था, क्योंकि हमने या तो गलत अमाउंट से कर दी, या गलत अकाउंट में कर दी, या गलत साइड में कर दी। डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट करना था डेबिट कर दिया। एरर ऑफ प्रिंसिपल नाम से ही समझ जाओ, कोई अकाउंट्स का रूल गलत लगा दिया। और कॉम्पनसेटिंग एरर में दो या उससे ज्यादा एरर तो हुए हैं, बट उन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर दिया। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, आप मुझे बताना है कौन से तरह का एरर है। केवल टाइप आइडेंटिफाई करना है अभी तो आपको, कि यह एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ कमीशन है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, या कॉम्पनसेटिंग एरर है। ठीक है, अच्छा लिखो। क्वेश्चन में तो यही लिख देना बस, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एरर। फर्स्ट, अमाउंट पेड टू रवि, amount paid to Ravi rupees 4,000 recorded as rupees 40,000। बताओ ये कौन से तरह का एरर है? क्विक आंसर्स चाहिए मुझे, वेरी क्विक आंसर्स। व्हाट टाइप ऑफ एरर इज दिस? एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल या कॉम्पनसेटिंग एरर? नूपुर का आंसर आ गया है, बाकी लोगों से भी चाहिए आंसर। बिल्कुल, इट इज अ एरर ऑफ कमीशन। ये एरर है एरर ऑफ कमीशन। क्यों? क्योंकि गलत अमाउंट से एंट्री कर दी। अमाउंट था 4000, हमने दिखा दिया 40,000, तो गलत अमाउंट दिखा दिया ना। गलत अमाउंट दिखाना ही कहलाता है एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, चलो एक और ले लेते हैं। सेकंड, गुड्स सोल्ड to Mohan on credit, rupees 10,000 posted to the
डेबिट ऑफ हिज अकाउंट. Goods sold to Mohan on credit ₹10,000 posted to the debit of his account. ये किस तरह का एरर है बेटा? What type of error is this? जल्दी से बताओ किस तरह का एरर है बेटा ये? पोस्टेड टू द डेबिट की जगह चलो इसे कर लो क्रेडिट कर लो. अब बताओ. देखो मोहन को अगर गुड्स बेचे हैं तो जर्नल एंट्री होनी चाहिए थी मोहन डेबिट टू सेल्स. एंट्री क्या होती है गुड्स बेचने की? मोहन डेबिट टू सेल्स. तो मोहन को डेबिट करना चाहिए था, इसने गलती से क्रेडिट कर दिया, गलत साइड में दिखा दिया. इसे भी बोलेंगे एरर ऑफ कमीशन. करेक्ट. इट इज ऑल्सो एरर ऑफ कमीशन. अच्छा थर्ड लेते हैं. जल्दी जल्दी से सुनते जाओ, देखो अपना टाइम भी हो रहा है. परचेजेस फ्रॉम राम नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स. नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स. बताओ. करेक्ट. It is error of omission. हम एंट्री करना भूल गए. अच्छा सही है बिल्कुल. इट इज एरर ऑफ omission बेटा. अच्छा एक चौथा और लिख लो. असेट या चलो ये लिख लो. वेजेस paid for installation of new machine debited to wages account ₹8,000. अब बताओ ये क्या है? यहां अब अकाउंट्स का एक रूल काम आना चाहिए था कि भाई वेजेस तो ये हैं, बट क्योंकि एक नई मशीन के इंस्टॉलेशन से रिलेटेड हैं, तो जब भी किसी नए एसेट से रिलेटेड आप पुट टू यूज से पहले कोई भी खर्चा करते हो वो उस एसेट में जाना चाहिए. आपने इसको वेजेस में दिखा दिया, मतलब एंट्री कर दी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश. ये एंट्री कर दी ना? नहीं, आप तो फ्लो में कर दिए ये एंट्री. वेजेस देख के वेजेस टू कैश कर दी. अरे भाई ये वेजेस ऐसे मामूली वेजेस नहीं है, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन के वेजेस हैं. ये मशीन में जाने चाहिए थे, मतलब इसकी एंट्री ये होनी चाहिए थी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश. ये 8,000 के वेजेस की आपने ये एंट्री कर दी, जबकि ये करेक्ट थी. आपने फ्लो में वेजेस समझ के वेजेस टू कैश कर दी एंट्री, बट यहां पे आपको एक रूल लगाना चाहिए था कि असेट के पुट टू यूज से पहले के सारे खर्चे असेट में ही जाते हैं, तो मशीन टू कैश इसकी एंट्री होनी चाहिए थी. तो आपने एक असेट को एक्सपेंस में दिखा दिया. और सर अगर हम असेट को एक्सपेंस में दिखा देते हैं तो इट इज अ एरर ऑफ प्रिंसिपल, जो कि आप लोगों ने बहुत पहले ही आंसर दे दिया, मेरे बताने से पहले ही दे दिया. यस इट इज अ एरर ऑफ प्रिंसिपल. चलो ठीक है बेटा. सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एरर्स. इनका करेक्शन कैसे होगा, रेक्टिफिकेशन कैसे होगा, इसकी अपन बात करेंगे. ठीक है, ऑल राइट. यहां तक इसे आप पढ़ना, कल अपन कंटिन्यू करते हैं. ओके बेटा, बाय बाय.